Good evening, everyone. I am Nitish Sharma, and on the behalf of EduBridge IAS, we welcome you for this free session in order to understand how to approach for the UPSC preparation. Today, I have with me Mr. Vishal Singh. Vishal sir is an experienced UPSC mentor, and he has trained more than thousands of students, and they have cleared the examination and they are successfully serving the country. And with us, we also have Ravikesh Tripathi sir. He's a serving civil servant. He is an IRS officer in Customs and Central Excise. So I welcome you both, Vishal sir and Ravikesh sir. Thank you, sir. And I also welcome all the aspirants who are giving their precious time for this session, because you all have been asking so many doubts that how to approach, how to start preparing, what is this exam, what is IAS, what is UPSC. So इन सब चीजों के लिए हमने आज का सेशन रखा है, सो दैट आज जो भी आपके बेसिक डाउट्स हैं हम लोग उनको केटर करें. ठीक है. सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन I promise to you that you will come in the 1% of the population of this country जिनको ये पता हो कि UPSC में और IAS में क्या difference है. So welcome to the beginner's guide to the UPSC civil services examination. This has been organized by an EduBridge IAS. It is a free of cost platform. This platform is organized by serving civil servants and experienced faculties. So on their behalf, we three are here for this presentation. In this session, we'll be covering the basic details about this examination. बहुत basic चीजें जो आप लोगों ने सुनी है लेकिन आप लोगों को confusion रहता है, उस basic से हम begin करेंगे. Then we'll be discussing the detailed pattern of the examination. हम लोग ये discuss करेंगे कि ये exam कहाँ से start होके कहाँ तक आपको सिविल सर्वेंट बनाने के लिए पाथ ट्रेस करना होगा. हम आपको ये बताएंगे कि ये सिंपली इसको समझने का क्या तरीका है, एंड ऑल्सो विल प्रोवाइड द अप्रोच टू द बिगनर कि हाउ अ बिगनर कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत डिटेल्ड सिलेबस है और ये नहीं हमें पता होता है कि स्टार्ट कहां से करना है. तो ये तीन चीजें हम लोग इस प्रेजेंटेशन में और सेशन में कवर करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ ये जो एग्जाम का नाम है बहुत अच्छे से समझिए. एग्जाम का नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. हम लोग आईएएस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम प्रिपेयर करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम के. ठीक है. दूसरी चीज, ये जो बॉडी है यूपीएससी, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है. दिस इज एन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ये बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन. उनमें से एक एग्जाम है जिसको हम सिविल सर्विसेज एग्जाम बोलते हैं. क्लियर. अब इस एग्जाम में लोगों को लगता है कि वो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, आईपीएस का एग्जाम दे रहे हैं. तो थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड विल टेल यू कि आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू यू कैन बी रिक्रूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज. तो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में आप जानते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज के बारे में आप जानते हैं, फॉरेन सर्विसेज के बारे में जानते हैं, एंड रेवेन्यू सर्विसेज के बारे में जानते हैं. Along with these services, there are other services also, जिसको sometimes these are called as allied services. तो टोटल 24 सर्विसेज हैं ऐसी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जिनकी रिक्रूटमेंट होती है. इसमें ग्रुप ए सर्विसेज भी हैं, इसमें ग्रुप बी सर्विसेज भी हैं. तो ये एग्जाम सिर्फ 2, 3, 4 सर्विसेज के लिए नहीं, टोटल 24 सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करता है. क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ who are eligible to write this examination? सबसे पहली रिक्वायरमेंट इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपकी है that you need to know whether you are eligible for this examination or not. अगर आप eligible हैं तभी you should begin the preparation. If you are not eligible, then you need to wait to fulfill the eligibility criteria. जिसमें first eligibility है nationality. इसमें for the services, that is Indian Police Services, Indian Administrative Services and Indian Foreign Services. इन सर्विसेज को अलॉट करने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है.
only Indian citizens can become IAS, IPS and IFS officers. Along with this, in the recruitment to the other services, जिसका मतलब बाकी की जो 21 सर्विसेज और हैं उसमें along with Indian citizens, citizens of Nepal भी eligible हैं, citizen of Bhutan भी eligible है, Tibetan refugee भी eligible है जो इंडिया में 1962 के पहले आए थे and they are permanently residing in, ठीक है, those are eligible. Plus the people of Indian origin, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो माइग्रेट कर गए थे कुछ कंट्रीज में लेकिन अब वो परमानेंटली इंडिया में सेटल होना चाहते हैं, वो भी एलिजिबल हैं. It means this exam is not only for Indian citizen. This exam gives opportunity to citizens of other countries also. अगर आप ये एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं, then you must check the other eligibility criteria. Second eligibility criteria है age criteria. So minimum age to appear for this examination is 21. ये 21 years की minimum age ये सबके लिए है, irrespective of any group, irrespective of any community to which you belong, ये सबके लिए same है. And 21 years count होता है जिस साल exam है उसके 1st of August को. It means those who will be attempting UPSC 2020 examination, वो अगर 1st August 2020 को 21 years कंप्लीट करते हैं then they are eligible, otherwise they have to wait for the next year. ठीक है. मैक्सिमम एज मतलब है जो जिसके बाद आप इस पेपर को अपीयर नहीं कर सकते हैं, इट मींस आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, दैट इज द मैक्सिमम एज. सो अनरिजर्व्ड जिनकी सबकी कट ऑफ डेट है 1st of August, अनरिजर्व्ड 32 इयर्स की एज तक इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनकी मैक्सिमम एज है 32 इयर्स. For scheduled caste and scheduled tribes, it is 37 years. OBCs who are eligible for reservation, it means OBC non-creamy layer. Those who belong to the OBC non-creamy layer and they have the certificate, their maximum age is 35 years. Ex-servicemen who have worked in services for at least 5 years. The people who have served in the government of India and defense services for at least 5 years, they are having the age relaxation of 5 years. That means they can write this examination for 37 years. The people with disability, persons with disability, उनको relaxation provide की गई है and they can attempt for this examination till 42 years of age. And those defense personnel who unfortunately they are wounded and honorably discharged from their services, उनके लिए relaxation 3 साल की provide की गई है, that is 35 years. So belonging to the community, you can identify what is your maximum age. ठीक है. अब अगर आप एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तीसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो रखनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. बिकॉज फॉर दीज सर्विसेज आपको बेसिक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी होगी. वो बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन. अ पर्सन हैज टू बी अ ग्रेजुएट, लेकिन ग्रेजुएट फ्रॉम वेयर? बिकॉज आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटीज है, जिसके अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काउंट नहीं होती है. ठीक है. सो इसमें आपको पता होना चाहिए दैट विच यूनिवर्सिटीज यू हैव द डिग्री फ्रॉम. इट इज द यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, educational institutions created through an act, deemed universities which are under the UGC, those universities or any other equivalent qualification. ठीक है. ये पहली कंडीशन है. दूसरी चीज यू मस्ट नो कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप 2020 में फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में हैं, तो आप उस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं. You can take that examination given that जब तक फाइनल रिजल्ट आता है तब तक you have your degree. क्योंकि आपकी जो डिटेल मार्कशीट होती है एंड जो आपकी ओरिजिनल डिग्री है वो आपको पर्सनालिटी टेस्ट में या मेंस के डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में उसकी एक कॉपी या प्रोविजनल डिग्री कॉपी दिखानी होगी. तो जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं. तो दो चीज याद रखिएगा, ग्रेजुएशन इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन and final year aspirants are qualified for this paper. ठीक है. Next slide please. Now in this examination age gap देखिए 21 years is the minimum
and 32 is the maximum. लेकिन इस टाइम पीरियड में आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करी गई हैं यूपीएससी के थ्रू. वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि अनरिजर्व कैंडिडेट कैन नॉट टेक द पेपर मोर देन 6 टाइम्स. दैट मीन्स उनको प्रोवाइड किया है दैट यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए जाएं. तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स कैन ओनली अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन 6 times. Then the scheduled caste and scheduled tribe candidates, they do not have any limit of attempts and they can sit for this examination from their minimum age to the maximum age. The people belonging to the OBC non-creamy layer, they can take this examination 9 times. That means they can have 9 attempts. Ex-servicemen, those who had the age relaxation, they do not have any relaxation in the number of attempts. Therefore, from the community from which they belong, they can take that respective number of attempts. Similarly, the people with benchmark disability, they will have the respective number of attempts as per their community. Given that the general candidates and the candidates belonging to economically weaker section community, they will get 9 attempts. One important point to be noted here is the candidates belonging to economically weaker section, their eligibility of age, that is the maximum age, and their number of attempts, they are counted as the age eligibility and number of attempts as the unreserved candidate, जिसको हम colloquially जनरल बोलते हैं. इसका मतलब EWS will be getting reservation, लेकिन age relaxation and attempt relaxation provided नहीं है. They can take only 6 attempts and the maximum age is 32 years. ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा. Now, this is very very important. Students बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमने फॉर्म फिल किया, क्या अटेम्प्ट वो काउंट होगा कि नहीं होगा. तो हमने आपको क्लियरली ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं राइटिंग में, एंड वी आर टेलिंग इट ऑल्सो बिकॉज यूपीएससी 2020 नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड था कि your attempt will only be counted if you are sitting for the examination. फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा. दो विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है इस बार, लेकिन अटेम्प्ट करने से पहले आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा. अगर आप पेपर देने में प्रेजेंट हैं उसी दिन आपका अटेम्प्ट काउंट होगा. एक चीज लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों में से अगर आप एक भी पेपर में प्रेजेंट हैं तो दैट विल बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट. अगर आप दोनों में से एक में भी प्रेजेंट है तो दैट विल बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट. तीसरी चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर यूपीएससी ने आपको डिस्क्वालीफाई किया, उस ईयर का कैंडिडेचर या कैंडिडेचर कैंसिल किया, उस साल वो अटेम्प्ट काउंट होगा. आप खुद से देने नहीं जाते हैं तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, लेकिन यूपीएससी आपको जाने नहीं दे रही है उस साल, तो अटेम्प्ट काउंट होगा. इज इट क्लियर? सो ये नोट है रिगार्डिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. नाउ I will request Vishal sir to continue with the simplified pattern of the examination and tell us about how to understand the pattern of the examination. So Vishal sir, please. तो मैं शुरू से बताता हूँ that the pattern of the examination is an year-long process and it is conducted in 3 different stages. The first exam is the preliminary exam. After this, those who qualify in the preliminary exam, they take the mains examination, and those who qualify this are called for the personality test or the interview. The preliminary examination is an objective type paper conducted in 2 sessions held in a single day. Mains examination written examination होता है, subjective type questions होते हैं, 5 दिन में ये distributed होता है over 9 different sessions. And personality test is for those who are qualifying in the mains examination. Let us look at the calendar of the that each candidate has to go through. तो जैसा कि हमने बताया, it is an year-long process. The process begins in February with the notification for registration. ये UPSC February में निकालता है. इस notification के साथ एक फॉर्म भी आता है जिसको भरने के बाद कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. Now एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा that along with the registration आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें इंडिकेट करनी पड़ेंगी. तो along with the registration आपको बताना पड़ेगा कि आपका चॉइस ऑफ ऑप्शनल क्या है. तो ऑप्शनल की चॉइस आपको यहीं पे बतानी पड़ेगी, पहली द वेरी फर्स्ट स्टेज. इसके बाद आप ये ऑप्शनल चॉइस नहीं चेंज कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा. सेकेंड थिंग इज कि आपको यहाँ पे अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बताना पड़ेगा.
कि आप पेपर हिंदी में लिखना चाहते हैं या अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं या फिर किसी और इंडियन लैंग्वेज में पेपर लिखना चाहते हैं. सो कैंडिडेट्स हैव अ चॉइस ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि इंडिया के 8 शेड्यूल में मेंशन्ड है. वो किसी भी लैंग्वेज को यूज करके पेपर दे सकते हैं, लेकिन मेंस के एग्जामिनेशन का मीडियम की चॉइस आपको प्री के फॉर्म के साथ ही डालनी पड़ती है. फर्दर आपको बोथ मेंस एज वेल एज प्री का एग्जामिनेशन सेंटर का चॉइस भी प्री के फॉर्म में ही भरना पड़ता है. तो हमने देखा 3 चीजें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साथ भरनी पड़ती हैं. पहला जो कि आपकी ऑप्शनल की चॉइस है, दूसरा मीडियम ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन, और तीसरा एग्जामिनेशन सेंटर बोथ फॉर द प्री एज वेल एज द मेंस पेपर. इसके बाद प्री कंडक्ट किया जाता है ईदर इन द मंथ ऑफ मई और इन द मंथ ऑफ जून. इसका रिजल्ट करीब 2 महीने के लैग के बाद आता है इन जुलाई और अगस्त. Those who are able to qualify in the preliminary examination, उनके लिए यूपीएससी एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है which is released shortly after the prelims result. इस फॉर्म को भरने के बाद आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जो कि सितंबर या अक्टूबर में कंडक्ट किया जाएगा. इसका रिजल्ट आने में करीब 2 महीने लगते हैं, तो यानी कि दिसंबर या जनवरी में इसका रिजल्ट आएगा. यहाँ पे मार्कशीट नहीं रिलीज करी जाएगी, यहाँ पे केवल एक लिस्ट आएगी कि इन बच्चों ने या फिर इन कैंडिडेट्स ने ये पेपर क्वालिफाई कर लिया है, एंड उनके लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए एक सेकंड डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसमें कि कैंडिडेट्स को अपनी सर्विस की चॉइस और ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जोन और कार्डर की चॉइस को इंडिकेट करना होता है. आफ्टर दिस, between the months of February and April, the UPSC conducts the interviews or personality tests for all those candidates who have qualified in the mains written examination. Personality test के साथ एक medical examination भी conduct किया जाता है. And जैसे ही last personality test conduct किया जाता है in April, within 7 or 8 days, the UPSC declares the final result. फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिन के अंदर हर एग्जामिनेशन की हर स्टेज की कट ऑफ रिलीज कर दी जाती है और साथ में मार्कशीट भी रिलीज कर दी जाती है. राइट, तो यानी कि आपको ये बता दिया जाएगा कि हर स्टेज पे कट ऑफ कितनी रही है हर कैटेगरी की, और इनका हर कैंडिडेट ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं अलग अलग स्टेजेस पे. राइट, सो दिस इज द कैलेंडर ईयर फॉर द एग्जामिनेशन. Now let us take a quick look कि ये competition कितना विशेष है, कितना strong है. What is the level of the competition? तो आपने सुना भी होगा कि हर साल करीब 10 लाख लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं. इनमें से प्री कितने लोगों का क्लियर होता है? Roughly 12 to 14,000 only. So out of 10 lakh people who are filling the form, only 12 to 14,000 can clear the prelims, out of which only about 3,000 candidates can clear the mains examination. And final selection कितने लोगों का होता है? Only about 1,000. अच्छा, IAS की पोस्ट लिमिटेड होती हैं. हर साल on an average usually 150 पोस्ट निकाली जाती हैं. तो देखते हैं कि इसका रेशियो क्या है. अगर 150 candidates are succeeding in securing IAS out of 10 lakh candidates who had filled the form, that gives you a percentage of only 0.015%. इसका ये मतलब हुआ कि अगर 100 लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें से केवल 0.015 लोग ही IAS की रैंक सिक्योर कर सकते हैं, IAS की पोस्ट सिक्योर कर सकते हैं. So the competition is really tough, and what counts the most for success is discipline. Right, अब हमने ये देख लिया कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, कैलेंडर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है. अब प्रीलिम्स और मेंस की आउटलाइन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं. तो प्रीलिम्स जैसे मैंने बताया था आपको कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2. दोनों पेपर्स 2 घंटे के होंगे. दोनों पेपर्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और दोनों पेपर्स का वेटेज 200 मार्क्स ईच होगा. लेकिन पेपर 2 जो है, इट इज ओनली अ
क्वालिफाइंग पेपर। इसमें आप जितने मार्क्स स्कोर करते हैं वो आपकी कट ऑफ में नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। कट ऑफ किसके बेसिस पे डिटरमिन करी जाएगी? जितने भी मार्क्स कैंडिडेट ने जीएस पेपर 1 में स्कोर किए हैं, पेपर 1 में जितना भी स्कोर आया है मेरिट उसी के बेसिस पे बनाया जाएगा। लेकिन जीएस पेपर 2 में कैंडिडेट को एटलीस्ट 33% स्कोर करना एसेंशियल है। क्यों? अगर ये स्कोर नहीं आता है तो जीएस पेपर 1 के मार्क्स नहीं कंसिडर किए जाएंगे। ही विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द मेरिट। इसीलिए इस पेपर को क्वालिफाइंग कहते हैं। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई to be eligible to take the mains examination, you have to score at least 33% marks in GS paper 2, that is the CSAT paper. General studies paper 1 में 100 questions होंगे, each question carries 200 marks, 2 marks, तो total हो गए 200 marks। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। ओएमआर शीट आपको यूपीएससी देता है, उस पे आपको अपनी चॉइसेस इंडिकेट करनी होंगी, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना होता है और हर गलत आंसर के लिए एक पेनल्टी होती है। कितनी पेनल्टी होती है? 1/3 मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स का 1/3 कितना हुआ? 0.67 मार्क्स। तो हर गलत आंसर के लिए 0.67 मार्क्स आपके डिडक्ट करे जाएंगे। सिमिलरली जो जीएस पेपर 2 होता है दैट इज ऑफ 80 क्वेश्चंस, तो यानी कि हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है उतनी ही 1/3, तो 1/3 ऑफ 2.5 इज नेगेटिव 0.83, यानी कि हर गलत आंसर के लिए आपको 0.83 मार्क्स की पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आगे देखते हैं मेंस का पैटर्न क्या होता है। देखिए मेंस में जैसे हमने बताया था 9 सेशंस होते हैं, तो इसका मतलब 9 डिफरेंट पेपर्स होंगे, राइट। तो जो पहले 2 पेपर्स हैं इसमें आप देख सकते होंगे इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज के पेपर, दे आर बोथ क्वालिफाइंग पेपर्स। जैसे कि प्रीलिम स्टेज में जीएस पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है, वैसे ही मेन स्टेज में इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है। Both these papers have 300 marks each and the candidates have to secure at least 25% marks in order to be eligible for clearing the mains examination. अगर आपके इन पेपर्स में 25% मार्क्स नहीं आए तो आपकी बाकी की आंसर शीट्स को चेक नहीं किया जाएगा, उनको एवेल्युएट नहीं किया जाएगा, राइट। लेकिन इनमें जितने आपके मार्क्स आते हैं वो आपकी फाइनल मेरिट में इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। मेरिट किन पेपर्स के मार्क पे डिपेंड करेगा? सो इट इज दीज पेपर्स 3 to 9, राइट। दैट इज एसे, जनरल स्टडीज पेपर 1 to 4 एंड द ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। अब ऐसे में जो रिसेंट ट्रेंड है वो ये है कि यूपीएससी कैंडिडेट्स को बोल रही है कि आप 2 essays को अटेम्प्ट करिए। It gives you 8 choices divided into 2 different sections, out of which candidates have to attempt 1 question each, 1 topic each from each of the 2 sections. यानी कि 2 essays लिखने होते हैं। Each essay carries 125 marks. The total weightage of the essay paper is 250 marks. General studies paper 1 to 4 भी सिमिलर होता है। यहाँ पे हर पेपर के 250 मार्क्स होते हैं, यानी कि जनरल स्टडीज का वेटेज आपकी पूरी मेंस की स्कीम में 1000 मार्क्स का होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईयर टू ईयर वेरी करते रहते हैं और पेपर टू पेपर भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे याद ये रखिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं और यू डोंट हैव एनी चॉइस ऑफ ऑप्शंस व्हेन अपीयरिंग फॉर द जनरल स्टडीज पेपर। हर कैंडिडेट को मेंस के लिए एक ऑप्शनल भी चूज करना होता है जिसका सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस को ऑप्शनल पेपर 1 बोला जाता है एंड पार्ट 2 ऑफ द सिलेबस को ऑप्शनल पेपर 2 बोला जाता है। ईच ऑफ दीज पेपर्स हैज 250 मार्क्स। तो ऑप्शनल का टोटल वेटेज हो गया 500 मार्क्स। तो आपका जो पूरा मेरिट होगा इन 7 पेपर्स पे डिपेंड करेगा एंड आपको जो मेरिट होगा इट विल बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ अ ग्रैंड टोटल ऑफ
1750 marks. So your cutoff for the mains examination is going to be counted out of 1750 marks. Right. Now here there is a note regarding the Indian language paper. जैसे कि हमने देखा था पेपर नंबर 2, तो ये हर कैटेगरी के लिए कंपलसरी नहीं होता है. Some categories of candidates are exempted from this paper, such as the candidates who are hailing from the states of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Sikkim. Further, the candidates who have been identified as persons with benchmark disabilities and among those only who have hearing impairment. So those people who are impaired, who have impaired hearing, they are not compelled to take this paper. Apart from these, all the candidates have to appear for both the qualifying papers, that is the English language as well as the Indian language paper. ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपका जो मेरिट होगा क्वालिफाइंग पेपर्स के मार्क्स उसमें नहीं जुड़ेंगे, केवल एसए, जीएस और ऑप्शनल के मार्क्स उसमें जोड़े जाते हैं. अच्छा, एक बात और, जो पेपर सेट किया जाएगा दैट इज बाइलिंगुअल, तो यानी कि 2 लैंग्वेजेस में सेट किया जाता है क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी मिलेंगे उसमें और इंग्लिश में भी मिलेंगे. लेकिन कैंडिडेट ने प्रीलिम्स का फॉर्म भरने के समय जो अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेट किया था, वो उस मीडियम में अपने आंसर्स लिख सकता है. ठीक है, दिस इज अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश पेपर एंड द इंडियन लैंग्वेज पेपर. For all the other papers, the candidate can give the answers in the language or medium of their choice. Right. अब हमने देखा था कि हर कैंडिडेट को एक ऑप्शनल का चॉइस बनाना होता है. तो ये ऑप्शनल का चॉइस आप बना सकते हैं इन 26 सब्जेक्ट्स में से. तो each candidate has to pick one of these 26 subjects as his ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जिसका पेपर उसको मेंस में देना होगा. तो फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इकोनॉमिक्स टू हिस्ट्री टू ज्योग्राफी टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू लिटरेचर, कई सारे ऑप्शनल की चॉइसेस कैंडिडेट्स के पास होती हैं. इसका चॉइस आपको प्री का फॉर्म भरते समय ही बताना पड़ेगा, उसके बाद आप इसकी चॉइस को चेंज नहीं कर सकते हैं. राइट. एंड द फाइनल स्टेज इज द पर्सनालिटी टेस्ट. तो कैंडिडेट्स who have cleared the mains examination, उनको एक personality test या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसका वेटेज 275 मार्क्स होता है. So this stage is very important for determining your rank. तो रैंक उन लोगों की ज्यादा अच्छी आती है जिन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट में हाई स्कोर किया हो. राइट. अच्छा, आपका जो फाइनल मेरिट होगा, फाइनल लिस्ट में जो मेरिट आएगा, रैंक आएगी, वो किसके कौन से स्कोर्स के बेसिस पे डिटरमिन करी जाएगी. तो यहाँ पे 2 स्कोर्स कंसिडर किए जाएंगे. आपने जो मेंस में मार्क्स सिक्योर किए हैं और इंटरव्यू में जो मार्क्स सिक्योर किए हैं, इनको जोड़ करके जितना भी आपका स्कोर आया है आउट ऑफ अ ग्रैंड टोटल ऑफ 2025, दैट इज गोइंग टू डिटरमिन योर फाइनल मेरिट. तो आपकी रैंक इस फाइनल स्कोर पे डिटरमिन करेगी, विच इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 2025 मार्क्स. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स का स्कोर आपकी फाइनल मेरिट में नहीं इंक्लूड किया जाता है. प्रीलिम्स केवल आपके लिए मेंस देने का दरवाजा खोलता है. असली कंपटीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सेकंड स्टेज, दैट इज द मेन स्टेज से शुरू होता है. दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू विशाल सर एंड नीतीश सर, एंड आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. नाउ इन्होंने अभी तक आपको बहुत अच्छे से और बड़े सिंपल शब्दों में समझा दिया है कि एग्जामिनेशन के प्रोसेस क्या है. लाइक एग्जाम 3 स्टेजेस का एग्जाम है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू. उनके मार्क्स कैसे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैलेंडर क्या है, बेसिक डिटेल दे दिया है. नाउ मेरा फोकस बड़ा सिंपल सा है. मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एग्जाम में आखिर आपको पढ़ना क्या है. ये जो प्रोसेस है 3 स्टेप प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में आपको किस चीजों की पढ़ाई करनी है, किन चीजों पे फोकस करना है और कैसे इन चीजों को अप्रोच करके you have to ensure that you should be able to cope up with the exam and qualify the paper. Now सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पेपर का पहला फेज क्या है, प्रीलिम एग्जामिनेशन. तो प्रीलिम एग्जामिनेशन का सिलेबस देखते हैं.
फिर मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे और इंटरव्यू की थोड़ी सी बात कर लेंगे। नाउ एक चीज जो मैं आपको सबको बहुत पहले ही क्लियर कट सलाह देना चाहूंगा कि एग्जाम 3 फेजेस में है, बट आपकी प्रिपरेशन 3 फेजेस में नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होनी चाहिए। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो जिस दिन आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करने का सोच रहे हैं उसी दिन अपना ऑप्शनल भी डिसाइड कर लें, और साथ ही साथ प्रीलिम्स के साथ ही साथ आप अपने मेंस के लिए, अपने ऑप्शनल के लिए हर चीज की प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट करें। यू डोंट हैव टू वेट that I will qualify the pre and then I will start mains preparation or my optional preparation. Believe me, that will be too late. So एक चीज तो गांठ बांध लीजिए कि जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, so you will have to start it in a holistic and comprehensive way, not in a selective way. Now let's look into the syllabus of the GS paper 1. याद होगा प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 को देखते हैं. Now पहला सिलेबस है that is the current events of national and international importance, history of India and Indian national movement, India and world geography, physical, social, economic geography of India and the world. Now the moment you see it, there is one thing which is very clear, that ये जो पूरा सिलेबस है that is very open, that is very vague, और what you can say is ये बहुत broad है. Now इस तरह की सिलेबस एक ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि इनसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे. ऑब्वियसली द प्रीलिम क्वेश्चन इटसेल्फ विल आल्सो बी क्वाइट ब्रॉड एंड वेरी कवरिंग अ मल्टीपल एरियाज. सो प्री के सिलेबस से बहुत ज्यादा किन एरियाज को पढ़ना है, क्या किन को नहीं पढ़ना है, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है. देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस. अगर आप पेपर 2 के सिलेबस को देखेंगे, इवन दो इट्स क्वालिफाइंग, बट इट कवर्स द सेक्शंस लाइक कॉम्प्रिहेंशन, interpersonal skills, logical reasoning, quant, decision making, and these basic aspect of basic mental ability. Now यहाँ पे बहुत आपको 2 चीजों का बहुत ध्यान देना है. There are few students जिनकी basic quant, reasoning, comprehension, English अच्छी है, तो उनको इस पेपर पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, क्योंकि क्वालिफाइंग है, आपको 33% स्कोर करना है. That is not a big job. But there are certain students who do suffer, और I would say कि जो इसमें थोड़ा वीक हैं, जिनको इनमें एफर्ट डालना पड़ेगा. So I would say कि you have to find out that in which category you fall. क्या आप इन टॉपिक्स को लेके कॉन्फिडेंट हैं, इन टॉपिक्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, and depending upon that you have to put efforts into this section. If you're weak, I would suggest put a lot of effort, because बहुत सारे बच्चे पेपर 2 के चलते मेंस के लिए नहीं जा पाते हैं. If you are strong enough, then also solve few papers so that you can quantify that yes, I am strong enough in this paper and it's not difficult for me to score 50-60% in this paper. So overall paper prelims के लिए क्या करना है? Prelims के लिए आपकी syllabus काफी vague है, so syllabus will not be a major indicator, but one thing is very important, that prelims में काफी broad questions आते हैं, and प्रीलिम्स के लिए आपको तैयारी करने के लिए काफी एरियाज को कवर करना पड़ेगा, काफी बेसिक चीजों को कवर करना पड़ेगा. विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. नाउ एक चीज यहाँ पे आपको और भी ध्यान देनी है, दैट प्रीलिम के सिलेबस को देखकर बिल्कुल ही डिसहार्टेन नहीं होना है कि इट मींस दैट वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग. तो ये जो क्लैरिटी है कि आपको एग्जैक्टली क्या देखना है, दैट विल बी गिवन बाय द मेन सिलेबस. So let's look into the main syllabus. Now mains में essay की जो exact syllabus है और essay का क्या approach है, that is totally a different topic. So maybe in our later classes we'll talk about that, how to approach an essay and how to look into that. That will be a total different topic. So today I'll not jump into that. But let's look into our general study syllabus, that how GS paper syllabus are and how it is important for us. Now मेरी आपसे सलाह है, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए रोज. एंड बहुत बच्चों का डाउट आता है कि सर हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है तो हम उनको कैसे अप्रोच करें. आई थिंक, बिलीव मी, इफ यू लुक इनटू द मेंस जीएस पेपर सिलेबस, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सिलेबस, that is a very good indicator that how and what you should read in a newspaper and what you should not. Now let's look into that. मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूंगा. Look into the topic number 3. Overall, paper 1 talks about Indian heritage and culture, history, geography of the world and society. But look into topic 3. Look into the specificity. It's saying
its various stages and important contributor and contribution. Means they're talking about some of the very important contributors of the freedom struggle. Now, if you look into last few years question paper, you'll be very well able to see कि जहाँ पे गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, गांधी जी को अंबेडकर जी के साथ कंपेयर किया गया है. Now, ये question कहाँ से आते हैं? Obviously, very clear cut. If you look into your syllabus, you can find out it clearly says freedom struggle and at various stages an important contributor. Now, similarly, आपको एक और चीज दिखाता हूँ. आप टॉपिक नंबर 7 देखिए, poverty and developmental issues. Similarly, urbanization and their problem and their remedies. So, top syllabus is so specific that is saying that we are talking about urbanization, we are talking about poverty, developmental issues, and what problem associated with it and their remedies. So, overall, if you look into this syllabus, one thing will be very specific that here lot of specificity is there. आपको बहुत pinpoint कर रही हैं चीजों के बारे में, and that is something very important for us because हम यहाँ से clue लेके अपने syllabus को confine और define करने की कोशिश करते हैं. So that is what I was saying, that you have to do a comprehensive preparation. If you start preparing for your pre and mains together, once again you'll get to realize that you're preparing for your entire paper together. So you can't just disassociate कि ये mains का अलग है और pre का अलग है. पेपर 2 की तरफ देखते हैं, उनकी सिलेबस को देखते हैं. अगर आप पेपर 2 की सिलेबस को देखेंगे, so the basic core is governance, constitution, polity, social justice and international relation. Now यहाँ पे once again आपको पूरा का पूरा constitution, polity और governance को कवर किया गया है. उनके बारे में recent developments की बात करी जाती है, current development, amendment, significant provisions, सारी बातें की गई हैं. और इनको कवर करने के लिए अगर आप वंस अगेन देखेंगे तो आपको फिर से इन सब चीजों के लिए ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि काफी डीप में कवर करने हैं. और ये वंस अगेन आपके प्री और मेंस दोनों को एक साथ क्लब करता है. तो इन सब चीजों को भी आपको फोकस करना पड़ेगा. एंड ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं. अगर आप मोस्ट ऑफ लोगों को आपको समझ में ना आए कि हमें ये सब चीजें क्यों पढ़नी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप आएंगे तो आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी, इनके डिफरेंट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच के रिलेशनशिप की नॉलेज बहुत हेल्प करेगी आपके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. एंड दैट इज व्हाई दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके टॉपिक्स हैं जैसे कि टॉपिक नंबर 9, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी. The moment you will join services, you will find out that you will come in contact with these services day to day, and you have to understand that how they function. So इनका knowledge आपको day to day आपके काम में help करेगा. And that is very relevant for us. So you also have to realize that कैसे ये दिन प्रतिदिन आपके काम आती है. इसी का कुछ और topics ये हैं जैसे कि आपकी IR से related topic, that how the India's relation. Even in the COVID time, you can see that how the changes in the relationships are developing in this difficult times also. So why they are important and how they are important, these topics will be very helpful for us. Similarly, the role of civil services in a democracy, issues related to poverty and hunger, health resources, education, a lot of topics are being covered. And अगर आप इन topics की history और उनकी रिलेटेड हमारे डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे, so believe me, you will not be cover just your main syllabus, but you will be also be covering lot of topics related to your pre also, which will be asked in your prelims examination. So once again, lesson will be, don't try to segregate, but try to understand the topic in detail. Now let's go to the paper 3 syllabus. Now paper 3 की बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर किया जाता है. नाउ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज यू ऑल नो दैट कौटिल्य हैज सेड दैट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन सप्तांग थ्योरी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कोशा, धन, treasury. So economics has to be understood by you, and that where this entire paper comes into picture, that what is the state of current Indian economy, how the growth is happening, what kind of budget we are preparing, what kind of development we are having. And since India is an agriculture based economy, what are the cropping patterns, what is the irrigation pattern we are using,
what kind of technological development we are using, what kind of administrative structure we have for this entire agriculture, what are the food processing and related industries, what is the land reform process. Everything has been covered in this topic. You must have heard about 1990s liberalization policy, the LPG reform, the infrastructure changes, the investment model changes. Everything will be covered here. And believe me, everything is relevant in both ways. One, for your knowledge, and second, for the preparation itself. Now, you know that today it's considered to be an era of science and technology and research and development. So UPSC we have also focused upon the areas which are emerging and which are very important, like science and technologies and its related development. अगर आप बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक टॉपिक कवर किए गए हैं which are making a lot of buzz these days, like nanotechnology, biotechnology, robotics, computer, IT and space. जो आप and IPR, you know that these topics are buzzing and these topics are making a lot of news these days. Similarly, अगर आप specificity की बात करें तो यहाँ भी topic 12 में आप देख सकते हैं that UPSC is very specific and it talks about that what are the achievement of Indian in science technology and what are the indigenization of technology that we have done as a country. Now, another topic that UPSC has included in this chapter will be disaster and disaster management. Now, post 1990, some of the major conferences like Yokohama and other, the concept of disaster had changed. The idea of disaster had changed. Recently, we have experienced one pandemic that we are going through and another recent cyclone that you must have seen. Now, in this era, we must know that how to handle disaster. So it's not just a syllabus, but it's a day-to-day knowledge that you know and you have to apply in your daily life. That when a cyclone comes, what kind of preparation you should do, what kind of community awareness is required. When a health pandemic is there, what kind of community awareness should be there. So ये आपकी day-to-day life की बातें हैं. Now looking into the another important topics like extremism or the internal security aspect. Once again, we have to understand that what are the different linkages of organized crime with terrorism, what are the red corridors of the country, how the Naxalism and it's changing and evolving with time. And I think a lot of you belongs to these states where Naxalism has effective development. Now, if you belong to those states and you want to understand that why these states are failing to achieve their developmental growth, I think the internal security topics will help you out to understand that not only the numbers or the GDP numbers or the health economy or the education is going to make a change, but rather internal security aspect sometimes also hampers the growth situation. So this will also give you a very good picture of how the overall development of the entire country is happening. Now moving on next, the paper 4. You must be coming across a lot of reports like what is the Transparency International, Corruption Index, and a lot of things comes on day to day to us. Now, if you look into that, the focus of all these topics are just one, that what kind of ethics, integrity, and aptitude a civil servant should have or a person in a country should have. And believe me, this paper is all about that. A lot of time the paper just picks up the definition, like the definition provided in the topic 3 or 2, that what is ethics, what is attitude, or what kind of attitude should be there, what is aptitude, what is emotional intelligence, what is objectivity, what is non-partisanship, dedication to public service, empathy, tolerance. आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. And believe me, a lot of you will think that reading books is not going to make a difference in what kind of ethical or non-ethical officer I'm going to be. But believe me, sometimes knowing about it and making through this knowledge, you have to bring this in your practice so that you should walk the talk, and slowly these ethical practices and your day-to-day growth, like what the way you have grown up, ये आपको एक साथ आ सके और आप में ये सब वैल्यूज इनकलकेट हो सके, ये कोशिश उसी की है. तो जब यहाँ बात चल रही है कि कैसी वैल्यूज होनी चाहिए पब्लिक सर्विस की, या फिर वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, सिटीजन चार्टर क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, तो ये सारी टॉपिक्स आप घूम फिर कर देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको एक एथिकल और एक इनकलकेट करने की कोशिश है कि किस तरह का ऑफिसर आपको यूपीएससी बनाना चाहती है.
नाउ एक चीज मेरी तरफ से ध्यान रखने की बात आपको यहाँ पे रखनी है, दैट यहाँ के क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक जो नॉर्मल आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखने होते हैं, और दूसरा एक केस स्टडी कैटेगरी होती है. नाउ इन दिस केस स्टडी यू विल बी गिवन अ सिचुएशन दैट यू आर एन XYZ ऑफिसर placed in XYZ situation, and you are having these kind of condition, and what will be your decision in a particular scenario. So you have to make certain choices here, or rather you have to make certain decision. But believe me, here the decision making is not difficult. But what is more difficult here is that to explain that why you have come to that decision. Means that this paper will tell you that you have to focus more on the process and not on the end result. And believe me, the once you understand this, that the process is more important than the end result, believe me, this is the key in the entire civil services life, or your entire career of the civil services life. If you start focusing upon your end result, believe me, there's going to be a lot of troubles for you, because you will be jumping the processes, and somewhere or the other you will be coming into a lot of you'll be facing a lot of issues. But the moment you learn that how to handle the process, and you have to understand that how these processes should be taken care of, believe me, the end results will be mostly fruitful, and life will be quite at peace in that front. And this ethics paper will be talking about that. Now let's try to understand one another aspect, that when you are preparing through these paper, which is giving you something covering two aspects. One will be the knowledge aspect, and second aspect is that your day-to-day life, that आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है. So in that aspect, you have to also score some marks looking into both this aspect. एंड आपको एक ये ब्रीफ आइडिया जरूर होना चाहिए कि आपको ओवरऑल कितने मार्क्स फेच करने हैं, दैट यू विल बी फॉलोइंग इन अ वेरी safe situation. Now I'll just take an example of general category. You can take out the percentage of all other category wise and get to understand that what kind of a marks is required. Now I'm doing analysis of 3 years. Now let's look into the pre-marks, that what is the pre-marks out of 200 required for a general candidate. Now in 2018, it was 98 mark, that is around 49%. The minimum qualifying for mains is 774 marks out of 1750. And if you look into the 2018 marks of the final qualified marks, it is 982 out of 2025, which is around 48.5%. So basically आपके प्री में 50% के आसपास है, मेंस में आपके 44-45% के आसपास है यहाँ पे, और फाइनल रिजल्ट इज अराउंड 48-49%. And believe me, this trend will be closer for the every year. Now let's look into 2017. If you look into the 2017 paper, the general cutoff, so this is the 2017 category, 50% once again, last year also. If you look into 2016, the cutoff is quite high, because paper was easy comparative to other year. So here, if you look into, you can very clearly see that the cutoff is around 58%. Mains cutoff is around once again 44%, and final result cutoff is around 48%. तो कहानी का सार अगर शॉर्ट में देखा जाए, तो I would say कि pre, if you want to qualify, and if you want to drop into a zone which is safe, जहां आपको डाउट ना हो, I would say that please try to score more than 120 or 125. Now what is 125? It is above 60%, taking away all your negative marks. So you have to score more than 60% for a general candidate to ensure that you save in some safe zone for your pre. For mains, once again, general year, every year the cutoff goes around 44-45%. So once again, here also you have to score around 50% to drop in a very safe zone. And for final interview, the score will be adding to it. So obviously here, a lot of things are not in your hand, but rather how the interview goes. So overall, for mains and interview, for mains, I would suggest score more than 50%, and for prelims, your score should be 60%, so that you can drop in a range which is quite safe. Now, I have talked about the syllabus. I have talked about also about that how much scores that you are having. But let's talk about that, what to study to get to that score, or to achieve these scores, how much and what you have to study, like which books to follow, how to go about it, how much to study, how to start, because it sounds very jargonized. So you have to ensure that how to start.
Now let's try to understand that what books do you need to read or how to start. Now सबसे पहली चीज जो मैं स्टार्ट करता हूँ वो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपके घर पे आपके पेरेंट्स, आपकी मॉम न्यूज़पेपर पढ़ती होंगी, एंड न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे घरों में एक बहुत डेली एक्टिविटी है. नाउ न्यूज़पेपर पढ़ते अगर आपकी मॉम न्यूज़पेपर पढ़ती हैं या फिर आपके पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट डज नॉट मीन दैट दे आर क्वालिफाइंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन. सो फर्स्ट थिंग क्या करनी है, आपको डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़नी है. न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़नी बिकॉज वो एक सिलेबस है या फिर मैं उसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा दैट्स वेरी मस्ट फॉर एग्जाम. न्यूज़पेपर आपको इसलिए पढ़नी है बिकॉज आपको अवेयर होना है कि आपके आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज कि आपको करंट अफेयर्स जो हम कहते हैं कि आपकी दुनिया में क्या चल रहा है, इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है. कौन सी पढ़नी है मैं आपको बताऊंगा, बट पहली चीज क्या करनी है आपको, दैट यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद अ न्यूज़पेपर. सो होल्ड अ न्यूज़पेपर, ट्राई टू गेट टू नो दैट व्हाट इज happening around your city, your country or your state. Now let's look into the first topic, Indian polity, constitution and governance. यहाँ पे कुछ किताबों के नाम लिए गए हैं. We have covered most of the important books. M. Lakshmikant is considered to be one of the most important book. Subhash Kashyap will give you a good view about the topic. The NCERT is just an introductory. PAIR Act is the constitution as it is, so it will tell about that how the constitution is and how it can help you. And obviously latest bill and amendment के लिए आप psrindia.org को follow कर सकते हैं, where you'll get to know that what are the recent development happening. इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे भी हमने कुछ रेफरेंस बुक दे दी है. इकोनॉमिक सर्वे और एनसीईआरटी विल बी अ गुड हेल्प. I would once again suggest here focus more on macroeconomic rather than microeconomic, because UPSC focus on microeconomic is quite limited, so macroeconomic understanding should be quite better. ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आप छोटी से एनसीईआरटी से शुरू करिए 6, 7, 8 से. Try to read the recent one as well as the old one, like the Principles of Geography. GC Leong is a good reference book, and keep the atlas close to you, because atlas is going to be a big help to you in to get to know that what places you are reading. Atlas का एक और इस्तेमाल है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वहां पे कुछ जगहों के नाम आते हैं न्यूज में, तो एटलस उठाइए, उनको मैप पर देखने की कोशिश करिए. दिस विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज, not only just to aware that which places is where, but also to get to know, be more familiarized about the world itself. एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आर एस शर्मा की एनसीईआरटी की क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी है. काफी अच्छी बुक है, बहुत दिनों से और काफी रेलेवेंट मानी जाती है. But we will be also be suggesting that also try to follow the new NCERT, because a lot of questions are also being covered from that area. So just try to start from NCERT and try to be comfortable with the topic. Medieval की बात करें तो सतीश चंद्रा जी की बुक है क्लास 11 की, साथ साथ न्यू NCERT पढ़िए, so that you are aware about some of the recent topic being covered in this NCERT. Medieval India compared to other topics are bit ignored section in UPSC questions. ज्यादा questions नहीं आते प्री और मेंस या मेंस में कहीं भी. बट डू आई नीड टू ड्रॉप दिस टॉपिक? नो, यू हैव टू स्टडी इट. रीजन बीइंग कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उस टाइम आप क्रिटिसाइज करने से ज्यादा बेटर है दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड देयर इज अ सिंपल मैसेज, व्हेन यू आर गोइंग टू फाइट फॉर समथिंग, व्हाई टू गेट less prepared? So I should say that do get prepared in a best of the ways, so that when you reach there आप हर तरीके से प्रिपेयर रहें. That is why we suggest that do read Medieval India, because if you have an ample amount of time, don't leave. मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो क्लास 11 एंड 12 की एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की काफी अच्छी बुक्स हैं जो उनकी द्वारा लिखी गई हैं. इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा. आप गुहा की बुक भी पढ़ सकते हैं. स्पेक्ट्रम है जो अहिर जी की लिखी हुई है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड न्यू एनसीईआरटी. दीज आर सम ऑफ द बुक. नाउ आप में से कुछ लोगों का डाउट होगा दैट देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, व्हाई यू हैव नॉट मेंशन इट. My point was just to give a hint that which of the important book according to me you can read. We are not just claiming or I am saying that this is the comprehensive book कि इसके अलावा और कोई बुक ही नहीं है. नहीं सर, बहुत सारी बुक्स हैं. मेरे हिसाब से मैंने ये पढ़ी है तो मैंने ये लिखी है. आपको कोई और अच्छी लगे तो जरूर पढ़िए. पॉइंट है वो टॉपिक कवर होना चाहिए, ना कि बुक. So covering book is not more important, covering those topic is more important. These are just suggestive in nature. मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉर्मल लोई है. इसके अलावा एनसीईआरटी भी है. तीनों एनसीईआरटी है, 9th, 10th और 11th और 12th की. बट उनमें आपको चैप्टर्स अलग अलग मिलेंगे. यहाँ पे नॉर्मल लोई में आराम से एक ही जगह पे ली गई है, so that you can refer. पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं. इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा भी पढ़ सकते हैं. दोनों में से कोई भी बुक चूज करिए, उसको पढ़िए.
I will suggest that India struggle for independence and India since independence by बिपिन चंद्रा पढ़ने के लिए क्यों इन ये बुक्स बहुत हैवी दिखती हैं, बट इनको पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट इसलिए करूंगा बिकॉज दैट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर अबाउट आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड हाउ द पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज डेवलप्ड. सो ये आपके नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी बुक है. दैट्स व्हाई यू नीड टू रीड देम. इनके रीड करने का तरीका मैं बहुत सजेस्ट करूंगा. डोंट गल्प इट डाउन, एक दिन मत खत्म करिए, स्लोली इनको एंजॉय करिए. 50, 30, 40 या 50 पेजेस रोज पढ़कर, that will be a better way to cover it. IR की बात करें तो वर्ल्ड फूड मैगजीन और बिग पिक्चर का जो डिबेट होता है राज्यसभा टीवी पे, और there's a book called Challenges and Strategy Rethinking Indian Foreign Policy by Rajiv Sikri. All of these are some of the very good areas which could be covered through international relations. More about these topics will be later on covered by, I think, Nitish sir. He has remained an expert in IR, so I think you will be always be helpful, and you can take suggestion from him that how to cover internal security or IR through him. Similarly, for geography and history, a lot of help could be provided by your Vishal sir, because he has also been a very good source and a very knowledgeable person on that front. So he will be also be helping on that. So you can ping him to get help from that front. Talking about current, which I was saying, there are 3 major newspapers that run around. That is the Hindu, Indian Express, and Times of India. Now, a lot of people say that why you are even saying Times of India? It has a lot of different kind of news. Is it relevant for my exam? Now, my point is that if you take Hindu and if you don't understand an article, it's a wastage of time and energy. Because आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अवेयर हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है. रादर आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप हिंदू खत्म करें या फिर इंडियन एक्सप्रेस खत्म करें. सो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, start from Indian Express, start from Times of India. If you're able to understand it, then go to Hindu. That's the best way. So you have to look into that where you are lying. And आपका aim क्या है कि आपको उस वो article समझ में आए. Now, a lot of people will say that the moment I start, I feel a lot of topics which I don't understand. And then what should I do? कुछ नहीं करना है सर, आपको बस रेगुलर पढ़ते जाना है. न्यूज़पेपर में एक ही टॉपिक बार बार रीइटरेट होती है. So if you start studying it for like a 1 day, 2 day, month, 2 month, 3 month, within 3 months, you will get to aware about the development of the issues, and you will be strong enough in a situation that how to handle it. So I would suggest make it a habit. Enjoy with a cup of a coffee or a tea in the morning or in the evening, but don't make it a pressure that I have to read a newspaper. योजना और कुरुक्षेत्र तो बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं, आप इनको पढ़िए. योजना में जनरली एक ही टॉपिक पे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो आपको ये नहीं करना कि आप सारे आर्टिकल्स पढ़ें. 2-4 जो इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक्स लगे आप उनको पढ़िए. इंडिया ईयर बुक रिसेंट आती है, हर साल आती है, आप उनको पढ़ सकते हैं. अच्छी बुक है, बहुत मोटी बुक है, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो करंट ईयर की बुक होनी चाहिए. दूसरी चीज क्या है, दैट इंडिया ईयर बुक में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप उतनी ही चीजों को पढ़ें जिसको आप रिवाइज करके एग्जाम में कंट्रीब्यूट या प्रोड्यूस कर पाए. सिर्फ रीडिंग मारने से कुछ नहीं होगा. EPW is once again a very good source for doing your syllabus. Now, Indian heritage या culture की बात करें तो NCERT, Indian Art and Culture by नितिन सिंघानिया, CCRT की जो बुक है, that is the CCRT वेबसाइट पे जो पूरी है, वो भी बहुत relevant content है. I think विशाल सर ने कई बार हाईलाइट किया है कि CCRT contents are so relevant and so good. Then Introduction to Indian Art Part 1 textbook in fine art. Now, for starter, I would say that Introduction to Indian Art Part 1 is a very good book to start, because this will make you comfortable about these topics. For more detail, you can go to obviously the other book which has been referred. For environment and biodiversity, you have NIOS content, NCERT, Shankar IS environment book, India Year book, के कुछ topic. These all will cover these topics. For ethics, integrity and aptitude, G. Subbarao or lexicon and ARC reports, ARC's administrative reform commission report, ये बहुत relevant है. Because even though ARC report थोड़ी पुरानी हो गई है, but believe me, अगर आप उनको पढ़ना शुरू करेंगे, you will find out some of the very good content written in a very beautiful way. So it has two good things. Some of the contents are very relevant, and the way they are being written, that is also very good, that you can learn something that how to write your answers. इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मैकग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की बुक है, अच्छी बुक है. अगर आप करंट की डेवलपमेंट से भी इसको कवर करना चाहें तो बिलीव मी ये हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है.
इंडिया ईयर बुक की बात हम कर चुके हैं. इकोनॉमिक सर्विस जो आपकी हर साल आती है, आप उनको भी देखें, बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेट that our economy is in and how we need to what kind of changes we need and how we need to cater on. So believe me, point हमारा आज की पूरी क्लास का ये था कि आप ये समझ पाएं कि एग्जाम का प्रोसेस क्या है, एग्जाम कैसे किस तरह से किस स्टेजेस में होता है, उसकी सिलेबस क्या है और आपको स्टार्ट कैसे करना है. वंस अगेन आई विल से स्टार्टर्स के लिए और स्टार्ट करने के लिए बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर लें, बेसिक एनसीईआरटी उठाएं, सो दैट आपका इंटरेस्ट टॉपिक में डेवलप हो. जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो वैसे ही आप धीरे धीरे रेफरेंस बुक की तरफ कवर करें और उनकी तरफ बढ़ते जाएं. That will be the best way to go into this. Don't take things or syllabus as a something that is very alien. मैंने आपको पूरी सिलेबस समझाने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि ये सिलेबस आपकी रोजमर्रा जिंदगी की बात कर रहा है. आप मोस्ट ऑफ यू पीपल आर लिविंग इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज. एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम और अर्बन की प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम्स की बातें करता है. एथिक्स आपके आसपास के हुए करप्शंस की बातें करता है. ज्योग्राफी आपके पास की हुई डेवलप बातें करता है. हिस्ट्री हमारे रिच रिसोर्सेज और हमारी फाइट और हमारी पुरानी मेहनतों के बारे में और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लोगों और आइडियोलॉजीज के बारे में बात करता है जो आज रिफ्लेक्ट होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारी डे टू डे रोज डिबेट्स में. सो दिस इज एवरीथिंग. The entire syllabus talks about everything which is happening just around you and me. So don't treat it something which is alien. Don't treat it something which is coming that you have to put an effort to read and write. Just treat it something which is happening all around you and treat it and approach this with a curious mind. In later on classes, once we'll talk about the second phase just for the beginner aspect. That is why we have not got into the detail. In the future classes, we'll talk about some of the very important topic like how to go into read the newspapers. Second important thing, that how the essay need to be covered. We'll be also be talking that how are the mains last year question and how to do answer writings. For prelims, we'll also be talking about that what kind of questions are there and what kind of approach you need to take care for these kind of questions for prelims question. So these topics will be covered later, but I think for a beginner, I think this is enough for you to just start the preparation and get into the phase that yes, you want to prepare for civil services and you want to qualify for civil services. So this will be from my side. Thank you everyone. And once again, I thank Vishal sir and Nitish sir for letting me to help you out in this process. And you are beginners, so I'll give you best of luck that you people should start prepared with all your energy and vigor.